अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किस तरह की ट्रांजिशन स्टडी करते हैं और उसके लिए बेसिकली हमें क्या रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका दूसरा नाम है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एक्साइटेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की दैट अकर बिटवीन डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। अब आपको जो रेड लाइंस नजर आ रही हैं दीज आर वाइब्रेशनल लेवल्स और बीच में जो मैंने छोटी छोटी ब्लू लाइंस शो की हैं दे आर रोटेशनल लेवल। सो फ्रॉम द नॉलेज ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें पता है कि हर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर छोटे छोटे वाइब्रेशनल लेवल होते हैं और हर वाइब्रेशनल लेवल के अंदर छोटे छोटे रोटेशनल लेवल होते हैं, राइट। सो जब भी हम वाइब्रेशनल यानी कि जैसे ही आपने आईआर रेडिएशन यूज की, आपने मॉलिक्यूल को एक्सपोज किया टुवर्ड आईआर रेडिएशन, तो मॉलिक्यूल में जो भी बॉन्ड्स हैं दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। और जैसे ही बॉन्ड्स की वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसिडर वाटर, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये देखना है कि जो ये बॉन्ड्स हैं बेसिकली दीज आर लाइक स्पाइरल। तो जैसे ये एक कॉइल्स की तरह होते हैं, तो ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें थोड़ी सी वाइब्रेशन तो होती रहती है। तो जैसे ही आपने आईआर रेडिएशन दी तो इसमें बॉन्ड वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब जब बॉन्ड वाइब्रेट करेंगे इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपने इसको आईआर की रेंज में, इंफ्रारेड की रेंज में एनर्जी दी है, तो इनके बीच में ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि ये जो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है बेसिकली दे शो ट्रांजिशन। तो वो क्या करेंगे, दे विल जंप फ्रॉम लोअर वाइब्रेशन लेवल टू हायर वाइब्रेशन लेवल। तो आप ये सोच सकते हो कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे है, तो चाहे ग्राउंड फ्लोर का हमने लेबल किया है वाइब्रेशनल लेवल 0, तो उसी टाइम पे वो किसी ना किसी रोटेशनल लेवल में भी प्रेजेंट है। वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है। तो जैसे ही वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होगी, यू विल सी देयर इज अ वर्ड रिटन दैट ईच वाइब्रेशनल ट्रांजिशन इज ऑलवेज एक्कम्पेन्ड बाय अ रोटेशनल ट्रांजिशन। इसके कहने का मतलब ये है कि हमें रोटेशनल ट्रांजिशन करवानी नहीं पड़ती, अपने आप ही जब वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होती है तो साथ साथ में क्या होती है, रोटेशनल ट्रांजिशन। इसीलिए इसका नाम भी क्या है, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि इसमें दोनों तरह की ट्रांजिशन आ जाती है। अब वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन हो गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन ने लोअर लेवल से हायर लेवल पे वाइब्रेट कर दिया, यानी कि ये मूव कर गया। अब जब ये वापस आता है, क्योंकि इसको एनर्जी मिली, उस एनर्जी से ये लोअर लेवल से हायर लेवल पे गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये यहाँ पे चला गया। नाउ जब ये वापस आएगा तो ये जो एनर्जी गैप है ये इसको किस फॉर्म में रिलीज करेगा, इट विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो यू नीड टू रिमेम्बर दैट इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ये जो भी एक्सेस एनर्जी है जब ये वापस आएगा तो ये किस फॉर्म में रिलीज करेगा, दिस विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। अनदर थिंग, जब भी ये वाइब्रेट करेगा, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने वाटर की एग्जांपल लिया है, आपको पता है कि वाटर है, लेट से हमें पता है इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इससे थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पे और इससे थोड़ी कम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं। सो व्हाट आई वांट टू से कि इस मॉलिक्यूल में एक डाइपोल एग्जिस्ट करता है। अब जैसे ही हमने इसको आईआर रेडिएशन दी तो ये जो डाइपोल है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ ऑसिलेटिंग डाइपोल। ऑसिलेटिंग डाइपोल का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसको आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि पहले ये डाइपोल ऐसे था, जैसे हमने आईआर रेडिएशन दी तो ये डाइपोल मतलब क्या है, क्योंकि देखो ये बॉन्ड्स को हमने इस तरह से कॉइल्स की तरह शो किया है, तो ये जब ये वाइब्रेट होएगा तो कभी ये कॉइल दूर जाएंगे, यानी कि कभी ये कॉइल जैसे आप सोचो स्प्रिंग है तो कभी ये स्प्रिंग लंबे हो जाएंगे और हो सकता है कभी ये स्प्रिंग छोटे हो जाए। यानी कि ये जो डाइपोल है हो सकता है ये नॉर्मल वैल्यू है, ये नॉर्मल साइज है इसका, तो कभी ये डाइपोल की वैल्यू बढ़ सकती है, यानी कि कभी ये डाइपोल ज्यादा हो सकता है और कभी ये डाइपोल कम हो सकता है। इसको हम केमिस्ट्री की फॉर्म में कहते हैं कि दिस इज अ ऑसिलेटिंग। ऑसिलेटिंग का मतलब जो मूव करता है, जैसे ऑसिलेशंस होती हैं, तो फिक्स नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता। क्यों, क्योंकि आपने आईआर रेडिएशन दी तो वो जो बॉन्ड है वो एक स्प्रिंग की तरह है, वो एक कॉइल की तरह है, तो कभी वो इस तरफ जा रही है, कभी वो इस तरफ जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पे बैठे कौन हुए हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कम होएगी या बड़ी होएगी तो ऑब्वियसली इट विल जनरेट अ ऑसिलेटिंग डाइपोल। नाउ जैसे ही ये ऑसिलेटिंग डाइपोल बनेगा वैसे ही
IR रेडिएशन क्या होती है? इंफ्रा रेडिएशन, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? वी नो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, एक होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट, जो कि जब ट्रेवल करते हैं तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। अब इस केस में क्या है, जैसे ही आपने मॉलिक्यूल को IR रेडिएशन दी तो मॉलिक्यूल में मेन रोल कौन परफॉर्म करेगा? उसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही उन्होंने एब्जॉर्ब किया तो एक ऑसिलेटिंग डाइपोल बन गया। अब इस ऑसिलेटिंग डाइपोल के साथ कौन इंटरेक्ट करता है? जो भी आपकी रेडिएशन है। फॉर एग्जांपल इन IR, दिस इज IR रेडिएशन। तो IR रेडिएशन के जो दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, उसमें से कौन सा कंपोनेंट एक्ट करेगा? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, दैट विल इंटरेक्ट विद दिस ऑसिलेटिंग डाइपोल। और जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगी? इट विल बी अकम्पेन्ड बाय अ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, राइट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में ऐसा ऑसिलेटिंग डाइपोल नहीं है, यानी कि डाइपोल फिक्स है, वो चेंज नहीं होता, तो उस केस में वो जो ऑसिलेटिंग डाइपोल है उसके साथ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इंटरेक्ट नहीं करेगा और इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन है वो नहीं होगी। सो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो बहुत ही जरूरी चीज है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ए ऑसिलेटिंग डाइपोल। सो जिसमें तो ऑसिलेटिंग डाइपोल होता है, यानी कि देयर इज अ चेंज इन द डाइपोल, उसको हम कह सकते हैं कि दे आर IR एक्टिव ट्रांजिशन। और ऐसे मॉलिक्यूल, अब देखो हमने कहा जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हर एक में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कोवलेंट बॉन्ड जब IR रेडिएशन अब्जॉर्ब करे तो उसमें जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल सिमेट्रिकल एल्कीन और सिमेट्रिकल अल्काइन। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड जितने एटम मॉलिक्यूल ग्रुप इधर अटैच है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इधर भी एक मिथाइल होएगा, यानी कि डबल बॉन्ड के अराउंड सिमेट्री होएगी। तो चाहे वो सिमेट्रिकल अल्कीन हो चाहे अल्काइन हो, उनके केस में जब IR रेडिएशन अब्जॉर्ब होती है तो वो जो डाइपोल मोमेंट होता है वो फिक्स रहता है, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। सो इसीलिए इन मॉलिक्यूल्स में IR जो रेडिएशंस है उनकी कोई पीक्स नहीं आती, यानी कि जब आप सिमेट्रिकल अल्कीन लेके उसका IR स्पेक्ट्रम लोगे तो आपको उसमें कोई पीक नजर नहीं आएगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड, फॉर एग्जांपल ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें NH बॉन्ड प्रेजेंट है, या हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लें, ये सिमेट्रिकल है, इसके ऑपोजिट ले लें, तो उस केस में क्योंकि डाइपोल मूवमेंट चेंज होता है और चेंज होता होता डाइपोल मूवमेंट ही इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, सो दोज ट्रांजिशन दे आर IR एक्टिव ट्रांजिशन। सो यहाँ पे वी नीड टू रिमेम्बर कि किसी भी मॉलिक्यूल को IR एक्टिव होने के लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या है? देयर शुड बी अ नेट चेंज इन द डाइपोल मूवमेंट वैल्यू। नेट चेंज का मतलब होता है कि E2, लेट से मैं ले रही हूँ कि डाइपोल मूवमेंट μ2 माइनस μ1। μ1 है कि अभी IR रेडिएशन नहीं डाली, लेट से दिस वैल्यू इज 5, और μ2 है कि जब उस पे ऊपर IR रेडिएशन डाल दी, इंट्रैक्शन हो गई, तो उसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है? तो लेट से वो वैल्यू 7 है। तो अगर 7 माइनस 5 यानी कि कुछ ओवरऑल चेंज आ रहा है तो दैट मॉलिक्यूल विल बी IR एक्टिव। लेकिन अगर पहले भी 5 है और IR रेडिएशन डाल के भी 5 है तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 0। सो देयर विल बी नो नेट। सो यू नीड टू रिमेम्बर हियर इन IR इनएक्टिव रेडिएशन ट्रांजिशन वी कैन से डेल्टा म्यू इज इक्वल टू 0, यानी कि नेट चेंज क्या है? 0, and here delta mu is not equal to 0. So this is the basic principle of IR spectroscopy। और ये इसको स्टार्ट पढ़ने से पहले यू नीड टू विजुअलाइज इन योर माइंड। आपको थोड़ा सा अपने माइंड में ये इमेजिन करना पड़ेगा कि कोई भी जो बॉन्ड है उसको हम रिजिड नहीं कंसिडर करेंगे, रेदर देन हम उसको एक स्प्रिंग की फॉर्म में कंसिडर करेंगे, तभी हमें समझ आएगा कि ये वाइब्रेट होता है, ये अपनी जगह से मूव कर रहा है।